लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो अब तैयार होने के लिए रेहांश के कहे मुताबिक अंदर की तरफ जाने लगती है। वैसे भी सुबह उसने बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी कर ली थी और अब वो दूसरा कोई मौका नहीं देना चाहती थी रेहांश को गुस्सा होने का। रेहांश भी अंदर की तरफ ही आ रहे थे मगर उनके कदम जो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र अक्षत पर जाती है जो दौड़ते हुए जिया की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसने अपनी बाहें फैलाई हुई थी जैसे वो जिया को कितने टाइम से मिस कर रहा हो। लेकिन रेहांश ये देख करके तुरंत ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। वो अपने थोड़ा लेफ्ट साइड में जाते हैं जिससे उन दोनों लोग के बीच जोरदार टकरार हो जाती है। जहां अक्षत जिया को हक करने वाला था वहीं वो इस वक्त रेहान से चिपक कर खड़ा था। उसकी उसकी हाइट जो लगभग 6 फीट के अराउंड थी। रेयांश तो थोड़ा देर तो उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर जब उनसे दूर नहीं जाता तो अपना एक हाथ वो अपने पॉकेट से निकालते हैं और उसके सीने पर रखकर जोर से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और इशारे में पूछते हैं, क्या है ये? अक्षय जी रेयांश को देखते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हें हक नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी क्षमा। और ये बोल करके वो रेयांश के बगल से क्षमा की तरफ जाता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिया उसके हक करने से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी जिसकी वजह से उसने जिया को हाथ नहीं लगाया। वो पीछे हाथ करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, और कल जो मैंने किया उसके लिए तो अलग से सॉरी। तुम्हें मुझे जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए था एक्चुअली, और तुम्हारे कान्हा जी को भी। तुम्हें पता है रात भर मुझे ऐसे डरावने डरावने सपने आए। मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बस नॉर्मली, प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। वो मैं बस वहीं अक्षत अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया जो उसे रोकते हुए कहती है, मुझे सॉरी करना चाहिए आपको। शायद आजकल की लड़कियां इसी तरह होती हैं, रिलेशनशिप में ये सब तो चलता है, पर मैं ही थोड़ा ज़्यादा आउटडेटेड हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अक्षत जो कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मुँह से सॉरी अच्छा नहीं लगता है, तुम सिर्फ मुझे डांटा करो, और अगर किसी भी बात को लेकर के तुम्हें बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे बिना परमिशन के कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये बोलते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठता और अपने कान पकड़ लेता है। जिया जो ये देख करके अंदर ही अंदर खुश तो हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त हैरानी की भावना थी। लेकिन रेयांश, उनकी नज़र तो इस वक्त अक्षत को घूर रही थी। वो जिया को अक्षत के साथ बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अक्षत का नेचर रेयांश को अच्छे से पता था कि ये कितना अच्छा एक्टर है, लेकिन जिया, वो तो प्यार की भूखी थी। बचपन से लेकर आज तक उसे कभी भी इतने प्यार से किसी ने ट्रीट नहीं किया था। जैसे अक्षत की प्यारी प्यारी मीठी बातें उसको इतना ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि सारी टॉक्सिसिटी भूल करके वो अक्षत को माफ़ करते हुए कहती है, आप प्लीज़ इस तरह से बैठिए मत मेरे सामने, अब मुझे तैयार होने जाना है और सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। अक्षत जो खड़े होते हुए कहता है, तैयार होने जाना है तो चली जाना ना, थोड़ी देर मुझसे बात तो कर लो। तुम्हें पता है तुम्हें कितना मिस किया और कितने कॉल्स किए तुम्हारे पर, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम आखिर व्यस्त क्यों कर रखी थी अपना फ़ोन। कहीं रात भर तुम रेयान से तो बात नहीं कर रही थी? जिया जो एक बार अपने गर्दन को हल्का सा मोड़ती है और पीछे खड़े रेयांश को देखती है जो इस वक्त फ़ोन को देखते देखते उन्हीं लोग को घूरे जा रहे थे। उसके आस रेयांश के आसपास कुछ लोग भी खड़े थे, लेकिन उनकी नज़र रह रह करके जिया पर जा रही थी। जिया फिर से ठीक तरीके से खड़ी होती है और अक्षत को देखते हुए कहती है, मैं क्यों उनसे बात करूंगी, वो तो मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता है। इवन आप और कुणाल से अच्छे से बात करते हैं। रेयांश जो उन लोग की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, वैसे तो उन्हें अंदर जाना था और उनके सामने मिस्टर राठौर भी खड़े थे जो इस जगह के मालिक थे। वो रेयांश से बात करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी बातें उन्हें बता भी रहे थे, लेकिन रेयांश बस अपने सिर को हाँ में हिला रहे थे, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, क्योंकि उनका दिमाग और उनका ध्यान जिया की बातों पर लगा हुआ था। जिया जो हल्का सा मुस्कुरा कर अक्षत को देखते हुए धीरे से कहती है, वेल, आपका ये अपॉलॉजी पसंद आया मुझे। अभी उन लोग के बीच प्यारी प्यारी गुटरगु चल ही रही थी कि तभी रेयांश एकदम से अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हैं और काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, मैं काम करने के लिए पैसे देता हूँ, बकवास करने के लिए नहीं। 12 बजे तक ये शूट स्टार्ट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। जिया बोलते बोलते अपनी जगह पर एकदम जम सी गई थी और उसकी ज़ुबान भी रुक गई थी। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, वो आगे कुछ अपनी बातें बोल ही नहीं पाती। वहीं अक्षत जो एक बार पीछे की तरफ देखता है और फिर जिया से कहता है, एक काम करो क्षमा, तुम जाकर तैयार हो, पता चलेगा इंसान हम दोनों को खा जाएगा। जिया भी जल्दी में अपने सिर को हाँ में हिलाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है।
जिया जो अभी अंदर की तरफ जा ही रही थी, रास्ते में ही रियांश खड़े थे। रियांश के चिल्लाने की वजह से सारे बॉडीगार्ड्स और मिस्टर राठौर भी अपने सारे आदमियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिया, जो ठीक इस वक्त रियांश के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, वैसे तो वो अपने रास्ते में जा रही थी, लेकिन अचानक रियांश उसके सामने आकर के उसे धीरे से कहते हैं, बहुत बातें कर रही हो तुम हंस हंस करके। ये शूट खत्म होने दो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। जिया समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन उसे इतना तो पता ही था कि रियांश कितने गुस्सैल और कितने अकड़ू इंसान हैं, जिसकी वजह से वो उनका कोई भी जवाब ना देते हुए बस अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी से जाकर रेडी हो जाती हूँ। और ये बोलकर उनके साइड से निकल के रेडी होने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पर सारे कास्टिंग लोगों की तैयारी चल रही थी। विश्वास त्रिपाठी भी अपने आदमियों के साथ अब उस जगह पर पहुंच चुके थे। सारे वर्कर्स के और क्रू के साथ इस वक्त सेटअप कराने में व्यस्त थे। अक्षत को वो बार बार बिना किसी वजह के डांट रहे थे, जैसे वो अपना खुन्नस कहीं और के बदले कहीं और निकाल रहे हों। थोड़ी देर में सेटअप वगैरह रेडी हो जाता है और अब टाइमिंग आ चुकी थी रियल शूटिंग की। अंदर जिया को भी राजस्थानी पोशाक पहना करके काफी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। जिया जो इस वक्त एक राजस्थानी राजकुमारी का रोल कर रही थी, जिसकी लाइफ दूर से दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस जिया का रोल एक राजस्थानी राजकुमारी का था और उसे आज एक छोटा सा डांस क्लिप का शॉट देना था। सेटअप रेडी होने के बाद अक्षय जो कुणाल से कहता है, जाकर चेक करो सब रेडी तो हो गया ना, और शमा को भी बुला कर लाओ, अब उसी का सीन होने वाला है। और धीरे धीरे करके शूटिंग का वक्त करीब आ जाता है। अब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। साइड के कास्टिंग अपना रोल चालू कर चुके थे। कुणाल जो जिया को अंदर से बुलाते हुए कहता है, रेडी हो गए? जिया अंदर से आवाज लगाते हुए कहती है, हाँ हाँ बस हो गई। उसके आसपास मेकअप आर्टिस्ट ने उसे घेर रखा था और वो लोग मिलकर जिया को उठाते हुए कहती हैं, आप कंफर्टेबल तो है ना मैम? जिया जो उन लोगों को देखते हुए कहती है, ये लहंगा काफी भारी है, इसको पहन करके डांस करना होगा मुझे। वहीं एक आर्टिस्ट जो कहती हैं, मैम हमें रोल के बारे में कुछ नहीं पता, वो आपको बाहर जाकर के मैडम सिखा देंगी, और डायरेक्टर सर भी है ना, वो आपको बता देंगे। जिया जो धीरे धीरे कदम से बाहर की तरफ आने लगती है। उसने काफ़ी खूबसूरत बेबी पिंक कलर का पोशाक पहन रखा था और साथ ही पूरी तरह वो राजस्थानी लुक दे रही थी। उसके पैर की पाजेब जो बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। कुणाल जो रियांश को आकर बताता है, बस वो रेडी हो गई हैं। अक्षय जो इस वक्त स्क्रीन की तरफ देख रहा था और सारी कास्टिंग की शूटिंग कर रहा था, लेकिन कुणाल की बात सुन करके वो कुणाल से कहता है, ओ हेलो, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए, शमा वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है। रियांश भी उसके ठीक बगल में बैठे हुए थे और वो एक बार अपनी गर्दन को उसकी तरफ घुमाते हैं और अपनी काली गहरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहते हैं, यहाँ पर वो मेरी एम्प्लॉय है और इस वजह से कुणाल उसके बारे में रिपोर्ट मुझे देगा, ना कि तुम्हें। रियांश की बात सुन करके अक्षय जो कहता है, पहले भी बहुत सारी शूटिंग की है मैंने तेरे साथ, कभी किसी एक्ट्रेस को लेकर ऐसे तो बातें नहीं करता था। रियांश अपने मन में कहते हैं, क्योंकि वो एक्ट्रेस जिया त्रिपाठी नहीं थी। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी जिया के पाजेब की आवाज़ रियांश के कानों में भी पड़ने लगती है। वैसे तो वहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा था और किसी का भी ध्यान जिया पर नहीं जाता, सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन रियांश की नज़र तुरंत ही घूम करके जिया के चेहरे पर पड़ती है। वो उसको सर से पांव तक इतना ध्यान से देख रहे थे जैसे पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत चीज़ देखी हो। जिया राजस्थानी पोशाक में वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत, हल्का डर, दिल में बहुत सारी घबराहट। जिंदगी का पहला शूट था और ऊपर से उसका सपना ये सच होने वाला था, जिसको पाने के लिए उसने हमेशा मन्नतें मांगी थी, भगवान से प्रार्थना किया था और उसके साथ ही घर वालों के न जाने कितनी मार सही थी। वो एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाती है तो रियांश धीरे से अपने हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखकर उसे टैप करते हुए कहते हैं, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, शी इज नॉट योर्स। लेकिन उनकी आंखें उनकी बात मानने को शायद तैयार नहीं थी और वो फिर से अपनी गर्दन को घुमा करके जिया को देखने लगते हैं। सब लोग जिया को देख करके उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रियांश की नज़र जिस तरह से उसको देख रही थी, उस नज़र से अक्षित भी जिया को नहीं देख सकता था। लेकिन वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और शूट खत्म होने के बाद
वो जिया के सामने आते हुए कहता है, अब तुम्हारा सीन है। और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो यार। जिया जो कहती है, थैंक यू। उसके घर में उसकी तारीफ सिर्फ उसकी चाची और उसकी बहन किया करती थी, पर किसी लड़के की हिम्मत नहीं थी कि उसकी खूबसूरती की कोई तारीफ कर दे। और इस तरह अक्षत के मुंह से ये सुनते ही वो हल्का हल्का ब्लश करने लगती है, जिसे देख करके रियांश अपने सर को इधर उधर करते हुए फिर से अक्षत को जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, शूटिंग कर ले। अक्षत तुरंत ही अपने हाथ को जिया के हाथ से हटाता है और कहता है, तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी है ना, पता है ना क्या करना है। जिया जो कहती है, डांस के लिए बोला गया था। अक्षत जो कहता है, अरे नहीं, बस 3-4 राउंड तुम्हें लेना है, वो तुम्हें कोरियोग्राफर बता देंगी। और राउंड लेकर उसे सारे सीन समझा रहा था। और वहीं बाहर विश्वास त्रिपाठी के आदमी जो हीरोइन को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन रह रह करके उनके बॉडीगार्ड्स यानी कि रियांश के बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। विश्वास त्रिपाठी भी और ज़्यादा सिचुएशन को क्रिटिकल ना करते हुए अपने आदमियों से कहते हैं, बाहर ही जाने दो, वैसे भी शूटिंग की सेटअप बाहर भी हुई है, इसका मतलब वो लड़की बाहर तो ज़रूर आएगी। और एक बार वो बाहर आई, बस उसके बाद तो हम उसके प्राण बाहर निकाल देंगे। सारे आदमी इस बात को समझ जाते हैं और महल के बाहर ही जिया के आने का वेट करने लगते हैं। वहाँ के कोरियोग्राफर और डायरेक्टर मिल करके उसको सीन समझाते हैं और जिया का अब शूट स्टार्ट होता है। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। जिया का ये पहला टेक था। वैसे कोई भी डेब्यूट कैरेक्टर कभी भी अपने पहले टेक में सफल तो नहीं हो पाते थे और ये बात सबको पता थी। जिया जो धीरे धीरे उस पूरे कैरेक्टर को महसूस करते हैं और अपनी आंखें खोल करके दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाती है। उसके ठीक सामने कैमरा भी चल रहा था और बाहर आकर के वो 3 राउंड लेकर के आ रहे बारिश को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाती है और धीरे से कहती है, ये हमारा सबसे प्रिय मौसम है, सावन का मौसम, और ये बारिश। और तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, मीरा। यह आवाज ही जिया एकदम से सहमती है और पीछे घूम करके अंदर की तरफ अपने लहंगे को उठाकर भागती है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। सारे लोग जिया के लिए क्लैपिंग करने में व्यस्त हो गए थे, लेकिन तभी रियांश, जिसकी नजर विश्वास त्रिपाठी पर पहुंच जाती है। विश्वास जी जो बहुत चालाकी से रियांश के बॉडीगार्ड्स के पीछे छुपे हुए थे और उन्हें भी जिया ठीक तरीके से नजर नहीं आई थी, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत घाघरा जो उनकी आंखों के सामने पड़ा था। लेकिन तभी सारे बॉडीगार्ड्स जो फिर से उन जगहों को अच्छे से घेर लेते हैं। जिया भी आकर के थोड़ी देर अंदर बैठती है और वहीं अक्षत उसके सामने आकर उसकी तारीफ पे तारीफ किया जाता है। जिया जब अपने लहंगे को उठाते हुए धीरे से खड़े होते हुए कहती है, हम जरा बाहर घूम कर आए। अक्षत उसे देखकर हल्का सा हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में आ गई। हम? जिया जो कहती है, हाँ, अब मुझे ये रोल मिला है तो मैं तो इसी तरह से एक्ट करूंगी, आपको मुझे अब इसी तरह से झेलना पड़ेगा। अक्षत जो कहता है, तुम्हें और झेलना? नहीं, तुम जैसे भी बात करो मुझे हमेशा अच्छी लगोगी। लेकिन तभी रियांश उसको आते हुए कहते हैं, तुम एडिटिंग का काम ख़त्म करो और उसके बाद से नेक्स्ट शूट की तैयारी करनी है। और ये बोल करके वो एक बार जिया को देखते हैं। जिया जो अपने लहंगे को उठाते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। वैसे तो कुछ आर्टिस्ट उसे कपड़े चेंज करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन तभी रियांश पीछे मुड़कर उन सबको इशारा करते हुए अपने चेहरे को ना में हिला देते हैं। जिया को वैसे तो ये लहंगा काफ़ी भारी लग रहा था, मगर इसमें वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और उसे इस तरह के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद था। उसे अपने घर पर तो मेकअप भी नहीं करने दिया जाता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर खुलेआम घूमना चाहती थी। बाहर पूरी तरह से रेत था। जिया ने इस वक्त अपने पैरों में जूती पहन रखी थी और वो जूती को निकालते हुए बाहर आकर खड़े होते हुए एक गहरी सांस भरती है और अपने लहंगे को उठा करके धीरे धीरे बालों से खेलने लगती है। उसके पैर इधर उधर अभी बालों को मार ही रहे थे कि तभी उसके ठीक सामने उसके अपने डैड के असिस्टेंट आ जाते हैं। वो काफ़ी दूर थे, लेकिन जिया की नज़र और उनकी नज़र एक दूसरे से टकरा जाती है और वो आदमी तुरंत ही विश्वास जी को बुलाते हुए कहता है, सर मिल गई वो। ये देखते ही जिया की सांस एकदम से रुक गई थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो इसी जगह पर फ्रीज हो चुकी है। ये देख उसे लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी और अब उसका ये सपना ही रह जाएगा।
कहाँ वो इतनी ज़्यादा खुश थे कि वो फाइनली अपनी ख्वाबों की दुनिया में एंटर कर चुकी है। लेकिन ये नाइटमेयर हमेशा उसके ख्वाब में आकर उसे डराते थे। वो आदमी तुरंत ही विश्वास जी को बुलाने के लिए चला गया था और वह जोर से चिल्लाते हुए विश्वास जी को बुलाते हुए कहता है, हाँ आइए तो सही। विश्वास जी भी अपने कदम को उसके साथ आगे बढ़ा लेते हैं और वो लोग महल के ठीक सामने पहुंचते हैं। वो लोग अभी वहां पर पहुंचते ही हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने तो कोई नहीं है और दूसरी लड़की जो उसी कास्टिंग की थी उसे जिया की जगह पर खड़ा कर दिया गया था। लगभग 1 मिनट पहले जिया, जो अभी भी अपनी जगह पर पूरी तरह से फ्रीज होकर खड़ी हो गई थी और उसके कदम आगे भी नहीं बढ़ रहे थे ना पीछे जा रहे थे, उसे लगा था कि उसकी सारी सच्चाई अब उसके चाचा और उसके पूरे परिवार के सामने आ जाएगी। लेकिन तभी कोई हाथ जो उसे पीछे से पकड़ता है और जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। जिया अब किसी के बाहों में जाकर के छिप गई थी। वहीं वो आदमी को विश्वास जी उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, किसकी बात कर रहा है तू जिया को जानता नहीं है? वो लड़की तो कोई और है। लेकिन तभी वो आदमी अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, साहब मैंने यही देखा था, एकदम वही खड़ी थी और ऐसे ऐसे बालू से खेल रही थी वो लड़की, जिया ही थी साहब। मैं पूरे कि तभी उसकी नज़र रियांश की बाहों में एक लड़की पर जाती है और वो इशारे से विश्वास जी को दिखाते हुए कहता है, वो देखो साहब, वो तो वही लड़की है ना? अरे जो हीरोइन थी उसने भी वही कलर का लहंगा पहना था, जरूर वही जिया मैडम है। विश्वास जो एक बार फिर से उस आदमी को घूरते और कहते हैं, अगर वो लड़की नहीं हुई तो? वो आदमी जो कहता है, साहब आप मेरे बाल मुड़वा देना, अगर वो लड़की नहीं हुई तो वही जिया मैडम है, मैं कह सकता हूँ गारंटी से। आंखों के आंसू अब उसके गालों के साथ ही साथ रियांश के शर्ट को भी भिगो रहे थे। उसकी पूरी शरीर कांपना शुरू कर चुकी थी, जिससे रियांश अपनी बाहों में नोटिस कर लेते हैं। वो उसे काफी जोर से पकड़ते हुए उसके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिया का दिल रियांश की बात मानने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। उसे पता था कि उसके घर वाले किस हद तक गिर सकते हैं और ऊपर से वो लोग कितने खतरनाक हैं। और उसमें 1% का भी डाउट नहीं था कि अगर वो अपने घर वालों को मिलेगी तो वो लोग उसे मार देंगे। जिया जो रियांश के कॉलर को जोर से अपने हाथों से पकड़े हुए सुबह हुए रोए जा रही थी। वहीं अब धीरे धीरे विश्वास की आवाज़ जिया के कानों में पड़ने लगती है। बॉडीगार्ड से उनकी आवाज़ जिया के कानों में पड़ रही थी। उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रियांश ने कभी भी जिया को इस तरह डरा हुआ नहीं देखा था और वो अपनी वही विश्वास त्रिपाठी अपने कदम को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और अब वो फाइनली रियांश के ठीक पीछे आकर खड़े हो गए थे। वो 2-3 कदम और आगे बढ़ाते हैं और उनके सामने आते हुए कहते हैं, हमें इस लड़की का चेहरा देखना है। अभी उनका ध्यान सिर्फ जिया पर था। उसकी पीठ उन्हें दिखाई दे रही थी और उनका गुस्सा उनकी आंखों में उनके सर के पसीनों से साफ नजर आ रहा था। जिस तरह से वो तमतमाए हुए थे। मौसम काफी अच्छा था, मगर फिर भी विश्वास त्रिपाठी को बहुत गर्मी हो रही थी। जिया जो जोर से रियांश को पकड़कर रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ विश्वास को भी सुनाई दे जाती है और वो कहते हैं, जिया। अभी वो ये बात बोले ही थे कि तभी रियांश उनको घूरते हुए कहते हैं, आप मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं? विश्वास जो रियांश को देखते हुए कहते हैं, ये हमारे घर की बेटी है और हम इसे बोलते बोलते उनकी नज़र भी रियांश अग्निहोत्री पर जाकर टिकती है। और जैसे ही रियांश अग्निहोत्री का चेहरा उन्होंने देखा था, उनकी बात उनके मुंह के अंदर रह जाती है। वो भी जानते थे कि वो भी अच्छी तरह से रियांश अग्निहोत्री के नेचर और उनके कामों से वाकिफ थे। उनके सामने तो जयशंकर त्रिपाठी भी कुछ ना बोल पाते, तो फिर ये तो उनके छोटे भाई थे। और वो एकदम से अपने टोन को संभालते हुए कहते हैं, ये हमारे घर की बेटी जिया त्रिपाठी है, हम इससे मिलना चाहते थे। रियांश जो कहते हैं, जी नहीं, ये आपके घर की बेटी नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और कैसे? विश्वास जो कहते हैं, हम जयशंकर भैया के छोटे भाई, अब हमारा नाम विश्वास है और ये लड़की हमारे ही घर। और ये बोलते बोलते वो बार बार अपनी गर्दन को झुका करके जिया का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रियांश उसके चेहरे को अपने हाथों और अपनी बाहों में भर रखे थे। जिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ठीक सामने उसकी मौत खड़ी है और उसके मौत के बीच रियांश। विश्वास जी जो अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, हाँ, बात समझने की कोशिश करिए एक बार, बस हमें चेहरा दिखा दीजिए, हम कह रहे हैं ये हमारे घर की। किताब रियांश अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, दफा करो इन्हें यहाँ से और आइंदा से नज़र मत आइएगा आप मुझे।
स्पेशली मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो आप बात ही मत करिएगा। जस्ट गेट लॉस्ट। विश्वास जी के लिए अपने आदमियों के सामने इस तरह की बातें सुनना किसी घोर बेइज्जती से कम तो नहीं था, लेकिन वो रियांश के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो अपना चेहरा नीचे करते हैं और महल के बाहर की तरफ निकल जाते हैं और जोर से अपना पैर पटकते हुए कहते हैं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर वो जिया है तो रियांश अपनी हुजरी की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? अभी तो उसे मुंबई आए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था। और जितना मैंने रियांश के बारे में सुना है, वो लड़कियों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे लूज कैरेक्टर के इंसान नहीं है वो। अपने काम को लेकर सीरियस है और उनका काम तो सिर्फ क्राइम करना और इलीगल काम करना है। फिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है? उनके बड़े भाई का कॉल उनके फ़ोन पर आने लगता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी गाड़ी को अपने पैर से मारते हुए कहते हैं, हे भगवान, अब मैं इनका जवाब क्या दूंगा? आखिर क्या कहूँगा कि हमारी बेटी, हमारी जिया जो हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी है, वो अब रियांश अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड भी बन गई है। क्या यही बचा था अब? रियांश और जिया से कहते हैं, वो लोग जा चुके हैं जिया। जिया जो रोते हुए अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे दूर मत जाइएगा, प्लीज़ मुझे दूर मत जाइएगा, मुझे ऐसे छुपा कर रखिए, वो लोग आ जाएंगे, मुझे ऐसे छुपा कर रखिएगा प्लीज़। इस तरह की बातें सुन करके रियांश का भी दिल थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए अपनी बाहों में चिपकाते हुए कहते हैं, जिया, वो लोग जा चुके हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें मेरी बाहों में रहना तुम रहो, पर रोना तो बंद करो कम से कम। जिया अभी भी रियांश को नहीं छोड़ती और वो अपने हाथ को ले जाकर के उनके पीठ पर रखती है और उनके सीने से लगी रहती है, उसी तरह से जैसे वो पहले चिपकी थी। पीछे से कुछ लोग भी रियांश को इस तरह से देख रहे थे। वहीं कुणाल जो अक्षत को देखते हुए कहता है, आप अच्छे से एडिटिंग करिएगा, कोई भी गलती होगी तो आप जानते हैं ना रियांश सर कितना डांटेंगे। अक्षय जो कहता है, इस तरह से बात क्यों कर रहे हो गया थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत हम बाद में कर लेंगे। और ये बोलकर कि वो अपनी जगह से उठता है। कुणाल नहीं चाहता था कि वो अपनी जगह से उठे और बाहर की तरफ जाए, जिसकी वजह से वो लगभग 5 मिनट से उसे अपनी तरफ पकड़ कर रखा हुआ था और अपने बातों में उलझाया हुआ था। लेकिन अब अक्षत उठते हुए कहता है, ये क्या है यार, मुझे क्या चेयर से चिपका कर रखना चाहते हो? कुणाल जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है सर आपको खुशी में बोनस दे दें, ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे सर। लेकिन तभी अक्षत जो अपने बाल को अपने हाथों से सेट करते हुए कहता है, इस बार ज़्यादा पैसों का बंदोबस्त तो मैंने कर ही लिया है, उसके पीछे बेचारा कोई मासूम जाएगा, लेकिन अब सबके बारे में सोचूंगा तो फिर अपने बारे में कैसे सोचूं? और ये बोलते बोलते उसकी नज़र जाकर टिकती है बाहर की तरफ, जहाँ पर रियांश और जिया एक दूसरे में इस तरह से लिपटे हुए थे जैसे दो जिस्म एक जान हो। ये देखते ही अक्षय एकदम से गुस्से में आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुणाल उसको कमर से पकड़ते हुए कहता है, नहीं सर, आप बाहर मत जाइए, इस वक्त आप देख रहे हैं ना रियांश सर कितने गुस्से में हैं। अक्षय जो कहता है, गुस्से में तो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू कर रहा है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कि तभी कुणाल जो कहता है, आप समझने की कोशिश करिए, हो सकता हो कि आपको वो कि तभी अक्षय जो कहता है, क्या वो आगे बोलेगा? कुणाल जो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, एक्चुअली आप यहीं खड़े रहिए, मैं सर से बात करके आता हूँ। अक्षय जो कहता है, मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो, मुझे छोड़ो। लेकिन अभी भी कुणाल उसको पीछे से कमर से पकड़ रखा था और वो कहता है, यहाँ की लस्सी बहुत टेस्टी होती है, चलिए हम लोग लस्सी पी कर आते हैं, वो छोड़ देंगे जिया को जब छोड़ना होगा। और कितना प्यार से चिपके हुए एक दूसरे के साथ, आप क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनेंगे, चलिए। अक्षय जो कहता है, पर वो मेरी कि तभी कुणाल जो जबरदस्ती उसको खींचते हुए केविन की तरफ आते हुए कहता है, आप देखिए ना यहाँ पर क्या क्या पकवान बन रहे हैं। मिस्टर राठौर जो रियांश अग्निहोत्री की बहुत अच्छे से वेलकम करने वाले थे। वैसे तो रियांश कभी भी शूटिंग की जगह पर जाना पसंद नहीं करते थे और वो नहीं ही चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों इस बार उन्हें अपनी शूटिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। जिया जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और फिर रियांश की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखती है। रियांश और जिया का चेहरा एक दूसरे के काफ़ी करीब था। रियांश ने भी अपने चेहरे को जिया की तरफ थोड़ा झुका लिया था, क्योंकि उन दोनों के हाइट में
काफ़ी डिफरेंस था। जिया जो धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की तरफ करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था, मैं कब से आपके साथ। कि तभी रेयांश उससे कहते हैं, इट्स ओके, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम ठीक हो। इतने प्यार से रेयांश की आवाज़ सुनकर के जिया हैरान होते हुए कहती है, आप आप मुझे बचा क्यों रहे थे। रेयांश उससे कहते हैं, पता नहीं, पता नहीं। वो एकदम से रुकते हुए कहते हैं, नहीं, मैं इसे क्यों बताऊँ कि मैं इसे क्यों बचा रहा था। और फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, 25 करोड़ दिए तुम्हें, अगर मेरी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई तो फिर पैसे लेकर भागने का इरादा बनाया तुमने। ये तुम्हारे ही चाचा थे ना, तुम्हें ले जाने के बहाने से 25 करोड़ भी ले जाते मेरा, इस वजह से बचाया तुम्हें, और कुछ मत समझना तुम। जिया जो अपने सिर को हाँ में रहते हुए कहती है, आपके 25 करोड़ ज़ाया नहीं जाने दूंगी, अगर ये शूटिंग नहीं की ना तो आपके पैसे पूरी तरह वापस कर दूंगी, और अगर बीच में मेरी मौत हो जाती है तो आप आधे पैसे मेरी बहन को ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा और आधे मुझसे ले लीजिएगा। रेयांश उसकी बात सुनते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बात समझ आई, जब तक मेरे साथ हो तब तक तो कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और ये वो बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहे थे, और जिया को वाकई में लगा कि बातों पर न जाने क्यों भरोसा होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेयांश है वो कवच जो उसे सारे आग, सारी प्रॉब्लम और सारी तकलीफ से बचा लेंगे। आइए जानते हैं क्या जिया सा होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और क्या समझ में आएगा जिया को कि उसके लिए उसका हमराही, उसका हमसफ़र कौन है, और क्या अक्षित को ऐसा कौन सा आइडिया मिल गया था जिसे वो और ज़्यादा पैसे बनाने वाला था। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप डिवाइड सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद समर के साथ।